दिमित्री नाम का एक शख्स था। उसने एक फॉर्म अप्लाई किया था क्रेडिट कार्ड के लिए। क्रेडिट कार्ड बेसिकली यूज़ होता है उसका कि हम लोग इंस्टेंटली कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ सिंगल पेनी। हम लोग बिना कुछ भी दिए हम कुछ भी खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। बदले में क्या होता है, बैंक जो पैसा पे करती है उस पर अच्छा खासा ब्याज लेती है। वो फॉर्म फिल कर रहा था उस क्रेडिट कार्ड के लिए, तो उसके पड़ोस में एक छोटा सा एनवेलप आया था जिसमें लिखा था जो इस पर ब्याज लगेगा वो सिर्फ 15% का लगेगा। दिमित्री ने उस फॉर्म को और अच्छे से पढ़ा तो आगे देखा कि हिडन चार्जेस एंड ऑल सब कुछ लगा के वो ब्याज पूरा 45% लग रहा था। मतलब अगर आप 100 रुपये का लोन लेते हैं तो आपको 145 रुपये मतलब 145 चुकाने पड़ेंगे बैंक को। ये चीज़ दिमित्री को देख के बहुत ख़राब लगी। दिमित्री ने कुछ भी नहीं किया। दिमित्री ने एक हूबहू वैसा ही एक फॉर्म बनाया और उसमें ब्याज का जो दर था वो 0% कर दिया। दैट मीन्स अगर अब दिमित्री 100 रुपये लोन लेता है बैंक से तो उसको सिर्फ 100 रुपये ही चुकाने पड़ेंगे। और बैंक में जाके उसने जब उस फॉर्म को सबमिट किया तो किसी ने भी उस फॉर्म पे ध्यान नहीं दिया और वो सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। दिमित्री को अपना क्रेडिट कार्ड मिल गया। दिमित्री को जब अपना क्रेडिट कार्ड मिल गया तो उसने बहुत अच्छे से शॉपिंग करी एंड ऑल, हर जगह से उसने लोन लिया और जब पे करने की बारी आई तो दिमित्री ने उतना ही पैसा पे कर दिया जितना उसने लिया था। जब बैंक ने इस चीज़ को देखा और एनालाइज किया तो पता चला कि दिमित्री ने तो ब्याज ही नहीं दिया है, जिसके तहत बैंक ने केस कर दिया दिमित्री पे। दिमित्री ऑब्वियस सी बात है वो केस जीत गया, क्योंकि जो फॉर्म उसने सबमिट किया था उसमें 0% का ब्याज था। ये सब देख के बैंक ने उसका जो क्रेडिट कार्ड था उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन दिमित्री ये चीज़ जानता था। दिमित्री ने जब वो नकली फॉर्म बनाया था तो उसमें ये भी लिख दिया था कि अगर बैंक मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसको कैंसिल करेगी तो 1.5 करोड़ रुपए का उसे जुर्माना देना पड़ेगा। और जैसे ही बैंक ने उसका क्रेडिट कार्ड कैंसिल किया, बैंक को 1.5 करोड़ का जुर्माना दिमित्री को देना पड़ा। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि स्टाफिंग अगर अच्छे से ना हुई हो तो एक छोटा सा व्यक्ति भी आपकी जो बिजनेस है उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। अगर अच्छी स्टाफिंग की गई होती तो शायद वो जो नकली फॉर्म था उसको अच्छे से एनालाइज किया गया होता और दिमित्री पे केस किया गया जाता, जो नकली फॉर्म या फिर धोखाधड़ी के केस में दिमित्री को अंदर करते। कहने का मतलब ये है कि आपका जो सीरियसनेस है वो स्टाफिंग देखता है। बढ़ते हैं सीधा टॉपिक पे। जो हमारा स्टाफिंग का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप सभी ध्यान दें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या? सर ये टॉपिक थोड़ा सा समझ नहीं आता। जब इसमें बुक में रीडिंग करते हैं या फिर जब क्लास में समझाया जाता है तो वो जो कोर है ये किस लिए टॉपिक रखा गया वो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता। सारे बच्चे आराम से सुनेंगे और सुनिए। ध्यान दें, जब स्टाफिंग की जाती थी पहले ज़माने में तो वहाँ पे क्या होता था, उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता था कि जो स्टाफिंग होनी चाहिए वो इंसानों को हायर करके उनसे सिर्फ काम निकलवाने तक का ही हमारा व्यवहार रहेगा उनसे। वो क्या करते हैं, वो फ्यूचर में क्या करेंगे, वो कहाँ से आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो करते क्या है, उनका मन भी है उस काम में कि नहीं है, हमें इनसे कुछ भी मतलब नहीं रहता था। जिससे क्या होता था, आगे जो हमारा जो बिज़नेस होता था वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाता था। जब हमारा बिज़नेस सफ़र कर जाता था तो यही कुछ कारण बनते थे हमारे बिज़नेस के फेलियर के। ये चीज़ को समझा गया। आगे देखा गया कि भाई वर्कर्स का क्या कहना है, क्या वो जॉब ये करना चाहते हैं भी कि नहीं करना चाहते हैं। वर्कर्स का ख्याल रखना, उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करना, उनको अच्छे पेज देना, उनको अच्छी सैलरी देना, वेजेस देना, एक एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करना, उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर बना के रखना, ये सब कुछ देखा गया स्टाफिंग के अंदर। लेकिन ये सारी चीज़ें जब गिनती की गई तो बहुत ज़्यादा नंबर में थी।
जहाँ पे पहले बिजनेस सिर्फ लोगों को हायर करके काम निकलवाते थे, अब ये कुछ ज़्यादा ही आगे पहुँच चुका था स्टाफिंग। अब यहाँ पे उनका ख्याल रखने से लेके उनके फ्यूचर डेवलपमेंट की भी बातें होने लगी थी। बिजनेस के पास इसका कोई भी स्टाफ नहीं था। बिजनेस ने क्या किया, एक अलग ही पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना दिया जो हमारी ह्यूमन एसेट्स को देखे, जिसका नाम दिया गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसीलिए आपके मैनेजमेंट टॉपिक मींस आपकी जो बुक मैनेजमेंट पे है पूरी क्लास 12 की, उसमें इंक्लूड किया गया। अगर सिंपली बात करें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो ये कुछ भी नहीं है। ये है HRM में बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वर्कफोर्स टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करता है अपने ह्यूमन एसेट्स को, मतलब जो हमारा वर्कफोर्स है उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करता है जैसे वो अपना बेस्ट रिजल्ट्स दें। सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या वर्कर्स के साथ लगा रहता है? नहीं बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काम करने का तरीका ही अलग है। वो उनके साथ बैठ के उनके काम में मदद नहीं करता, फिर तो वो भी लेबर फोर्स में ही आ जाएगा। वो उनको मोटिवेट करता है, वो उनके काम में उनको डायरेक्शन देता है, वो उनको इन्फ्लुएंस करता है, वो उनको लालच देता है, वो उनको हर वो काम करता है जिनसे वो काम करना शुरू करें। और कुछ इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चलता है। उनका लेखा जोखा, उनके वेबिनार्स, उनके सेमिनार्स, उनकी ट्रेनिंग, उनका मोटिवेशन और उनको कुछ इस हद तक काम करवाना जिससे वो अपना बेस्ट दे पाए, ये सब कुछ हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट संभालता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी कड़ी है बिजनेस की जो अगर टूट जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस धराशायी हो सकता है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। पता है, पूरा ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद ऑनलाइन शूट पे बहुत ज़्यादा आलस आता है, लेकिन एक बार जब फ्लो बन जाता है तो पढ़ाने का मन भी करता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड। अब इस बेसिक क्लिक से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि शायद इन सारी चीज़ों से आपको जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका कोर समझ आ जाए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कुल बेसिक एक्टिविटीज़ होती क्या है। हम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और आप भी प्लीज़ ट्राई रखिएगा कि आप कॉन्सेंट्रेटेड रहें। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। रिक्रूटमेंट कुछ भी नहीं होता है, वो एक पूल क्रिएशन होता है एम्प्लॉयज़ का। सर एक बार फिर से बता दीजिए पूल क्रिएशन क्या होता है। बच्चा, अगर आपको 50 लोगों की ज़रूरत है और आपके जो मोहल्ले में है 1000 लोग अवेलेबल हैं, तो अब आप लोग क्या करेंगे, उन 1000 में से ज़रूरी नहीं है कि हम जिन 50 को सेलेक्ट करें वो बिल्कुल 100% एफिशिएंट हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे 1000 लोगों को इन्विटेशन दे देंगे। जब पूरे 1000 लोगों के पास इनविटेशन जाएगा तो सारे लोग जॉब लेने के लिए आएंगे। फिर उनमें से बेस्ट 50 सेलेक्ट करेंगे जिससे कोई भी एक ऐसा बंदा ना रह जाए जो हमारी पहुंच से दूर हो। मतलब अगर रिक्रूटमेंट को हम लोग एक लाइन में बोलें तो सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स अमंग द ऑल। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग पूल क्रिएट करते हैं, मतलब जो इस एग्जांपल में 1000 लोगों का पूल क्रिएट किया, पूल मतलब वही पूल होता है, एक फ्रेज यूज़ किया गया बस कि पूल क्रिएशन। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जो पूल क्रिएशन है, जो 1000 लोगों का हम लोगों ने पूल क्रिएट किया, उसमें से बेस्ट वन चूज़ करना ही रिक्रूटमेंट होता है। देन एनालाइजिंग एंड सिलेक्शन। फिर उसके बाद जॉब एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। मतलब जो बंदे हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं वो 100% आपके एलिजिबल हैं उसके लिए कि नहीं है। क्या वो काम ही ना करना चाहते हों? सर ऐसे कैसे हो सकता है, वो लोग रिक्रूटमेंट से पास हुए हैं, उन लोगों ने अप्लाई ही इसलिए किया होगा कि उनको जॉब चाहिए। ध्यान दें, दुनिया में जॉब और पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन हमें रियलिटी देखनी होती है, क्या वो सच में एलिजिबल है उस जॉब के लिए कि नहीं है। आज मैं कहूँ कि मैं 1 करोड़ दूंगा और CEO बन जाओ, तो CEO बनने के लिए तो सब हाथ खड़ा कर देंगे। वो जो 1 करोड़ रुपए है वो भी सबको चाहिए, लेकिन क्या वो सच में वर्थ रखता है उस CEO की, वो समझना वो बहुत बड़ा मैटर होता है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिलेक्शन। अगर हर चीज़ सेटिस्फैक्ट्री है, आप रिक्रूटमेंट से पास हो चुके हैं,
एनालाइज भी हो चुका है, आपका जॉब एनालिसिस हो चुका है, उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन उन बेस्ट अल्टरनेटिव में से, बेसिकली जो पूल क्रिएशन था हम लोग का, उस पूल क्रिएशन में से बेस्ट अल्टरनेटिव्स को चूज़ करना, उसको सिलेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग कंपनसेशन प्लान। कंपनसेशन प्लान भी जो कितना सैलरी किसको मिलना है, कितने इंसेंटिव्स मिलने हैं, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से इंसेंटिव सही भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं कम तो नहीं दे रहे हैं, ये सब कुछ हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही तय करता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आपका सब कुछ तय होने के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन भी देखता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब किस पोस्ट में या फिर किस डिपार्टमेंट में आपका प्लेसमेंट होना है, और उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मीट आउट कराना भी उनका काम होता है। सर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी यहाँ पे कैसे आ गया? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का मतलब आपके सब्जेक्ट्स नहीं है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मतलब है आपकी कंपनी की क्या हिस्ट्री है, और उसकी ज्योग्राफी मतलब उसकी बाउंड्रीज़ कहाँ कहाँ तक का है, कहाँ पे आपका कैबिन है, कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हैं, ये सब कुछ आपका ओरिएंटेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इतना सब अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा है तो ट्रेनिंग नहीं करवाएगा क्या? भाई याद है ना, वो फ्यूचर भी देखते हैं हम लोग एम्प्लॉयज़ का। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा किस्सा बन जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। उनको हमेशा मोटिवेटेड रखना, उनके सेमिनार्स, उनके वेबिनार्स लेना, सब कुछ आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आता है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। सब कुछ के बाद उनके वेलफेयर, उनकी गुड हेल्थ, उनका बेटर एटमॉस्फेयर, उनका सब कुछ देखना। ओवरऑल हम लोग इस वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ में सब कुछ जोड़ सकते हैं, मतलब उनके हित में सारे काम करना वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है। ये तो बहुत कम पॉइंटर्स हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंटर्स लिखना शुरू करें तो शायद मुझे 3-4 शॉर्ट्स और लेने पड़ जाएँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप जितनी अच्छाइयाँ लिख सकते हैं वो सब लिख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बना ही हमारे ह्यूमन एसेट्स के लिए। ह्यूमन एसेट्स वो जो हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वो लेबर हो और चाहे वो एम्प्लॉयज़। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया हो। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या आपको पता है सबसे पहली सिविलाइजेशन, दैट इज़ अवर इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद आती है हमारी वैदिक एरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नियर अबाउट 800 से 1000 साल चली, उसके बाद आई थी हमारी वैदिक एरा, और इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस था वो 400 सालों का था। ये 400 साल क्या हुआ किसी हिस्टोरियन को नहीं पता। कोई कहता है फ्लड्स आ गए, कोई कहता है कि सूखा पड़ गया। सबके अपने अपने जो क्या कहते हैं एजम्पशंस हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए। किन किन हिस्टोरियंस का तो ये भी कहना था कि उस समय जो एलियंस थे वो धरती पे उतरे थे। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन एक फैक्ट ये भी था, जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही अंदर आता था। उसके बाद जो हमारी दूसरी सिविलाइजेशन वैदिक एरा थी वो बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड सिविलाइजेशन मानी जाती थी। उसमें फिर से लोग गाय बकरी चराने लगे थे। लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसमें वेल डेवलप्ड आर्किटेक्चर और फ्लुएंट जो ट्रेड होती है वो सब कुछ देखने को मिलती थी। लेकिन ये जो 400 साल का गैप हुआ, आई डोंट नो ये 400 साल थे या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मेरा डेटा, वो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा डार्क में चला, और आज तक कोई भी हिस्टोरियन उसको नहीं समझ पाया कि उन 400 सालों में क्या हुआ। सर बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री बच्चा इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये हिस्ट्री ही बताता है। किसकी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की? नहीं, ये बताता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हिस्ट्री, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से शुरू हुआ। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसकी नींव रखी जाती है। और वो जो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपका वैदिक एरा के बीच में जो डिफरेंस था, वो आप अपने असम्पशन बताइएगा कमेंट्स में। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ की नींव रखी जाती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भी नींव रखी गई, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिस नाम से अभी जाना जाता है वो पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से नहीं जाना जाता था। ये समय है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पे जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड इकोनॉमी है, और जो हैंडलूम है, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसको बदल के अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में डेवलप किया जा रहा था।
अब एग्रीकल्चर को छोड़ के लोग इंडस्ट्रीज़ पे शिफ्ट हो रहे थे और हैंडलूम को छोड़ के लोग मशीन मेड्स को अपना रहे थे। ये सब कुछ हो रहा था और इसी दौर को नाम दिया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें बेसिक लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन लेबर्स के पास इतनी नॉलेज नहीं कि वो किस इंडस्ट्री में जाएं और पता करें कि वो बेस्ट इंडस्ट्री उन्हीं के लिए बनी है। किसी को इंटरेस्ट कहीं और, लेकिन जॉब कहीं और मिल रही। किसी को इंटरेस्ट तो है पर जॉब नहीं मिल रही। ये बहुत बड़ा क्योस यहाँ पे क्रिएट हो चुका था। और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उनके पास इतना टाइम नहीं रहता था कि वो लेबर को अपॉइंट करने के लिए अपना खासा समय निकालें। तो यहाँ पे बीच में मीडिएटर आता था, लेबर रिलेशन ऑफिसर। लेबर रिलेशन ऑफिसर जो होता था वो एक दलाल, एक मीडिएटर की तरह काम करता था। वो मीडिएटर जो लेबर और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जोड़े। लेबर रिलेशन ऑफिसर और कुछ भी नहीं करता था, वो सही लेबर सही इंडस्ट्रीज़ में पहुंचाता था। अब किसी भी लेबर को ज़रूरत पड़ती तो वो लेबर रिलेशन ऑफिसर के पास जाता और पूछता कौन सी इंडस्ट्री मेरे लिए बेस्ट रहेगी। लेबर रिलेशन ऑफिसर उसको बेस्ट इंडस्ट्री पिक आउट करके देता, जिससे उसका फ्यूचर प्लस पेज दोनों ही सिक्योर हो जाती। ये फेज़ 1 था हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आगे आता है हमारा फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम में लोग और अपग्रेड होने लगे। अब मशीन मेड गुड्स और हाईटेक होने लगे थे। लेबरों की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब लेबर अपॉइंट करना खतरे से खाली नहीं था। कैसा लेबर कब आ जाए और कब हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दे, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सरदर्द हो गया था उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्रीज़ होल्ड करते थे। अब यहाँ पे ज़रूरत थी एक एडवांस ऑफिसर की, लेकिन जो हमारा लेबर रिलेशन ऑफिसर था उसके बस की ये बात नहीं थी, क्योंकि उसका जो फंक्शन था वो उतने पे ही बाउंडेड था। वो एक मीडिएटर था और मीडिएटर के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए हमने जन्म दिया एक नए मैनेजर का, जिसका नाम था पर्सनल मैनेजर। पर्सनल मैनेजर वो सारे काम रखता था, मतलब अब वो देखता था कि क्या वो खूबी है उस इंसान में उस फैक्ट्री में जाने के लिए कि नहीं, क्या एम्प्लॉयज़ सच में एलिजिबल है कि नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटर या फिर क्लोजली रिलेटेड था हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो अभी चल रहा है। ये जो हमारा पर्सनल मैनेजर था ये सारे काम अच्छे से तरीके से करता था, लेकिन कुछ खामियां इसमें भी थी। आगे इसको और डेवलप किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हम अभी पढ़ रहे हैं और जो अभी के दौर में चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पर्सनल मैनेजर था उसका एडवांस्ड वर्जन हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हुआ, जो अब सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं लेबर्स का फ्यूचर भी देखने लगा था। उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो कहाँ से आए हैं, वो अभी क्या काम करने वाले हैं और आगे उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है, अब सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट संभालता था। ओवरऑल छोटे स्तर से शुरू हुआ था लेबर रिलेशन ऑफिसर से, अपग्रेड होते होते वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बन गया और यही कुछ हिस्ट्री थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। आई होप ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। ज़्यादा कुछ नहीं था और ना ही ज़्यादा कुछ इसमें टफ है। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत तार हो जाते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस। ध्यान दें, स्टाफिंग प्रोसेस जो टॉपिक है वो नियर अबाउट आपको बताता है कि स्टाफिंग की कैसे जाती है। स्टाफिंग को समझ लिया, स्टाफिंग होती क्या है, स्टाफिंग की हिस्ट्री देख ली, मैनेज किया कैसे किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या होता है। अब बात करेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग कि अगर कोई जो इंस्टीट्यूट है वो स्टाफिंग करती है तो कौन कौन सी प्रोसेस से होके गुजरती है, और ये इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस से तो सबसे पहला आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस के साथ। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट जो सबसे पहला हमारा की पॉइंटर है स्टाफिंग प्रोसेस का, वो बताता है कि क्या आपके बिजनेस को जो वर्कफोर्स की ज़रूरत है या नहीं है, मतलब जो लेबर है वो आपको रियलिटी में भी ज़रूरत है कि नहीं है। क्या पता वो मशीन की दिक्कत हो, क्या पता वो आपके डेडिकेशन की दिक्कत हो या आपके मैनेजमेंट की दिक्कत हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्शन या रेवेन्यू जो कम आ रहा है वो लेबर्स की कमी की वजह से आ रहा है। इस दुविधा को दूर करता है एस्टिमेशन द मैन पावर रिक्वायरमेंट,
ये एस्टिमेट्स बताते हैं कि आपको रियली क्या रिक्वायरमेंट है मैन पावर रिसोर्सेज की या फिर नहीं है। ये पता कैसे लगाया जाए? अब इसको पता लगाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है? वर्क लोड एनालिसिस, और दूसरा है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस बताता है कि आपको कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, और वर्क फोर्स एनालिसिस बताता है कि आपके पास अभी कितनी वर्कफोर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आप पहले 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे और अब आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, जिसके लिए आपको अच्छे खासे लेबर्स चाहिए। पहले आपके पास लेबर्स जो थे वो 15 की मात्रा में थे, अब आपको वो 100 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन करना है उसके लिए 30 लेबर्स चाहिए, मतलब आपको 15 ही लेबर और चाहिए। तो आपका जो वर्क लोड एनालिसिस है वो 30 जो लेबर्स हैं वो रिक्वायरमेंट शो करता है, और जो वर्क फोर्स एनालिसिस है वो आपकी अवेलेबल जो लेबर क्वांटिटी है उसको शो करता है, जो इस समय आपकी 15 है। आई होप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जो वर्क लोड एनालिसिस होता है वो बताता है कि आपको कितने की ज़रूरत है, और वर्क फोर्स एनालिसिस बताता है कि आपके पास कितने अवेलेबल है। ज़रूरत है 30 की, अवेलेबल है 15, तो अभी भी आपको 15 की रिक्वायरमेंट है। और यहीं पे अगर एग्जांपल लिया जाए कि वर्क लोड में 15 की ज़रूरत है और वर्क फोर्स भी आपके पास 15 है, तो ऑब्वियस सी बात है अभी आपको रिक्रूटमेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मतलब स्टाफिंग की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट जो है रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट ये बहुत अच्छे से एनालाइज हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट कितनी है, तब आपको रिक्रूटमेंट पे पहुंचना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट ये नेक्स्ट स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का। रिक्रूटमेंट बताता है कि मेंटेनिंग द पूल ऑफ एम्प्लॉयज़, इसको हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं हमारी 2 वीडियोज़ में। पूल ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब ये है कि कोई भी इंसान रह ना जाए। हम लोग को एक पूल क्रिएशन करना है, किनका? एम्प्लॉयज़ का। मतलब हमारे अगर जगह पे 1000 लोग हैं और हमें सिर्फ 50 लोगों की ज़रूरत है, तो हम लोग 1000 लोगों को वो इनविटेशन देंगे, जिससे वो लोग आएंगे और उन 1000 में से हम लोग बेस्ट कैंडिडेट चुनेंगे। बेसिकली जो रिक्रूटमेंट है वो बस इनविटेशन देने तक का ही होता है। मतलब आपने इनविटेशन दे दिया 1000 लोगों को, और 1000 में से सारे लोगों ने हम लोगों की जो जॉब है वो अप्लाई करने के लिए फॉर्म भी फिल कर दिया है। बस यहीं तक का रिक्रूटमेंट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सिलेक्शन आता है। रिक्रूटमेंट तो कर दिया, 1000 लोग आ गए, अब क्या सारे सेलेक्ट कर लोगे? नहीं, हमें तो 50 की ज़रूरत थी, तो उनमें से बेस्ट 50 चूज़ करना हमारा सिलेक्शन प्रोसेस में आता है। और आफ्टर दैट जब आप सिलेक्शन कर लेते हैं, तब आता है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। मतलब उनको कौन सी जॉब कहाँ पे या फिर किस कैबिनेट में देनी है उसका प्लेसमेंट करना, और उनको अपनी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ बिजनेस के बारे में बताना कि आपका बिजनेस कब से है, कब से चलता आ रहा है, उसका कुछ पास्ट बताना। और ज्योग्राफी का मतलब कहाँ कहाँ तक का एक्सपैंड हो चुका है आपका बिजनेस, और आपका कैबिन, वॉशरूम और कॉफ़ी टेबल कहाँ पे है। ये सब कुछ आपका ओरिएंटेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आफ्टर दैट ओरिएंटेशन उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है और उनके डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान हम लोग तुरंत ही काम पे नहीं रख सकते। ये चीज़ खराब लगती है, माफ़ करिएगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे थे हम लोग। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे हम लोग ओरिएंटेशन के बाद उनकी ट्रेनिंग पे और उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान ऐसे काम पे नहीं रखा जा सकता। हाँ, मानते हैं उसके अंदर स्किल्स हैं, लेकिन हमारी जो बिज़नेस है उसमें किस तरीके से काम करना है वो सब कुछ उसको शुरुआत में सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा क्रूशियल मुद्दा उठता है आपके स्टाफिंग प्रोसेस में। इसके बाद जो 6th, 7th और 8th प्रोसेस पॉइंटर्स हैं, मतलब जो स्टाफिंग प्रोसेस के 6th, 7th और 8th पॉइंटर्स हैं, ये उन बिज़नेस को दर्शाते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है उनको बना नहीं पाते। हर बिज़नेस की अपनी एक आर्थिक स्थिति होती है और उसी में उनको गुजारा करना पड़ता है। सारे बिज़नेस की बस की बात नहीं है कि वो एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए बना दें। इसीलिए उनको कुछ एडिशनल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्टाफ नहीं अवेलेबल होता है। इसलिए उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल
प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग और उसके साथ इंसेंटिव्स मतलब जो पेज होते हैं उन पे भी ध्यान देना पड़ता है। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो यही बताता है कि उनकी परफॉर्मेंस पे उनको प्रेज़ करना, अगर अच्छी जा रही है तो उनको ओवरऑल प्रेज करना और ख़राब जा रही है तो उनको डांट भी लगाना। नेक्स्ट आता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग बेसिक ये स्टेप बताता है कि उनके प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग पे ध्यान देना। सर ये तो इसमें कुछ भी नया नहीं बताया आपने। प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग उनके ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। मतलब अगर उनकी प्रमोशन के बारे में या फिर उनके कैरियर प्लान के बारे में हम लोगों ने आज नहीं सोचा तो प्रमोट करके अपने ही कोई दूसरे डिपार्टमेंट में अगर उसका ट्रांसफ़र किया गया तो हमारे लिए दुविधाजनक हो सकता है। अगर वो उस लेवल की उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है या फिर उस प्रमोशन के लिए अभी तक वो एलिजिबल ही नहीं है तो हमारा वो प्रमोशन, तो उसका तो प्रमोशन होगा लेकिन हमारे बिजनेस का वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए उनके प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग पे भी स्टाफिंग प्रोसेस में ध्यान देना पड़ता है। और लास्ट आता है इंसेंटिव, जिसके लिए हर बंदा काम करता है। मतलब उसको किस तरीके से पैसा देना चाहिए, क्या सही पैसा दे रहे हैं या कहीं ज़्यादा तो नहीं दे रहे, क्या हर एस्पेक्ट में वो जो पैसा दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, वो सब कुछ आता है आपके इंसेंटिव्स में। और इसके बाद आपका जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ध्यान दें, इस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को नियर अबाउट 75% कवर कर लिया है। एक और पार्ट और इस चैप्टर का दी एंड। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म हो गया है। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पे देख जरूर लीजिएगा। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम वो बहुत बार उसको यूट्यूब स्टूडियो से बहुत ज़्यादा पिन करना पड़ता है तो हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस पर, लेकिन हाँ डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक ज़रूर डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें हैं वो हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको समझ ना आ रही हो या आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर बताएं। क्या ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।